Recording is on. Recording is on. आज से हम लोग जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे। जावास्क्रिप्ट के बारे में थोड़ा सा इंट्रो स्टार्टिंग में ही दिए थे, जब हम लोग फ्रंट एंड स्टार्ट किए थे कि क्या होता है फ्रंट एंड, एचटीएमएल का क्या काम होगा, सीएसएस का क्या काम होगा, जावास्क्रिप्ट का क्या काम होगा। थोड़ा सा इंट्रो वहाँ पे दिए हुए थे और इस इंट्रो में हम बताए थे कि जब भी हमको अपने वेबसाइट में फंक्शनलिटी ऐड करना है तो हम जेएस को यूज करें। बट ऐसा नहीं है कि जेएस का यूज हम सिर्फ और सिर्फ फंक्शनलिटी ऐड करने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा भी जेएस का यूज होता है। तो कहाँ कहाँ जेएस का यूज है, जेएस क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, समझने का ट्राई करो। जेएस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे हम लोग जावा जानते हैं, पाइथन जानते हैं, ठीक ऐसे ही जेएस भी क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो ऐसा नहीं समझना है कि ये क्या है, नहीं है। तुम लोग क्यों कर्सर उठा लिए हो? फिर यहाँ पे लिखेंगे नहीं हम। ऐसे ही देखो, जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा जानते हो, पाइथन जानते हो, सी जानते हो, सी प्लस प्लस जानते हो, डॉट नेट जानते हो, पीएचपी जानते हो, ठीक है, गो है। ये जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें से कुछ का नाम जानते होगे, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, मे बी तुम नहीं जानते होगे। ठीक है, ऐसे ही जावा स्क्रिप्ट भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग जेएस बोलते हैं, जावा स्क्रिप्ट। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जैसे ही अलग अलग फील्ड है, अपना इसका फीचर्स है, अपने फीचर्स के अकॉर्डिंग ये काम करता है। क्या फीचर्स है, नहीं है, कहाँ पे काम करेंगे देखो। एक फायदा हो रहा है जेएस का कि बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा का अपना फील्ड है, पाइथन का अपना फील्ड है, सी सी प्लस का अपना फील्ड है, सबका अपना फील्ड है। लेकिन जब भी हम लोग वेब डेवलपमेंट करेंगे, जेएस का यूज हम बाकी फील्ड में भी करते हैं, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। अभी फ्रंट एंड पढ़ रहे हैं तो फ्रंट एंड के अकॉर्डिंग अगर वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं, वेब डेवलपमेंट में मुझे सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है।
Recording has stopped.
ग्रुप में मैसेज डाल देना अगर शो नहीं होगा अभी से। तो कब से शो नहीं हो रहा था लास्ट टाइम? तो तभी से बात सुन रहे हो तुम लोग? ठीक है, मीट का भी लिंक भेज दे रहे हैं, अगर इसमें नहीं आने लगे तो मीट पे देख लेना, ठीक है? यहाँ पे बस रिकॉर्डिंग ऑन कर दो। एक बार मीट का लिंक भेज रहे हैं, उसमें देखो। मेरा व्हाइट बोर्ड कौन ऑन कर देते हो? व्हाइट बोर्ड मत ऑन किया करो, नहीं तो रिकॉर्डिंग में तुमको वही दिखेगा बस। अभी चेक करो, स्क्रीन शेयर है और आवाज आ रहा है सही से? यस सर। बताओ सब क्लियर है सबका? बाकी सब बोलो। यस सर। तभी से हम ये बता रहे थे कि जावास्क्रिप्ट कितना इम्पोर्टेंट है, और दो चीज़ें बताए थे स्टार्टिंग से, ये चीज़ें हम बता रहे हैं तुमको। एक होता है सर्वर और दूसरा होता है क्लाइंट। क्लाइंट में हम डिस्कस किए थे कि ब्राउज़र्स के बारे में, और सर्वर में हम लोग डिस्कस किए थे कि एक सर्वर होगा। अभी फिलहाल सर्वर के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किए थे क्योंकि बैकएंड नहीं करा। देखो, सर्वर साइड में जब हम कोडिंग करेंगे तो इसको लिखेंगे हम लोग बैकएंड्स के अंदर। सर्वर कैसे काम करेगा, रिस्पॉन्स कैसे करेगा, क्लाइंट को कोई रिक्वेस्ट करेगा तो रिस्पॉन्स कैसे करेगा, क्या रिस्पॉन्स करेगा, ये बताएंगे हम लोग बैकएंड्स के अंदर में। यहीं पे यूज करते हैं हम लोग जावा को, पाइथन्स को, जेएस यहाँ पे भी यूज होता है। अगर हम ब्राउज़र साइड की बात करें, जिसको हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग बोलेंगे, इसमें हम लोग यूज करते हैं HTML CSS और JS को, ठीक है? तो JS देखो कॉमन हो जाएगा, और ये जो कॉमन वाली बात थी यही थी मन स्टैक की, इसीलिए ये हो रहा था। थोड़ा सा देखो यहाँ पे हम लिखे हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होता है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग refers to process of executing a script usually written in language like JavaScript, HTML, CSS। जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS में जो लिखा हुआ कोड होता है, स्क्रिप्ट होता है, उसी को एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग क्लाइंट साइड में, और ये जो करता है ऑन द यूजर ब्राउज़र्स, यूजर के ब्राउज़र्स पे करते हैं, रेदर देन ऑन द वेब सर्वर। सर्वर के बजाय हम लोग क्लाइंट साइड में ये काम करते हैं, क्लाइंट साइड ब्राउज़र्स पे होता है, ये कोड से एग्जीक्यूट होते हैं।
और इसके बारे में हम स्टार्टिंग से ही डिफरेंस डिस्कस कर रखे हैं कि कौन से कोड्स एग्जीक्यूट होंगे नहीं होंगे। तो सिंपल सा हमारे पास ब्राउजर्स होता है, और इस ब्राउजर्स का क्या काम होता है कि जैसे ही हम लोग कॉल किए या सर जब भी जैसे ही हम लोग कोई यूआरएल हिट किए या कुछ भी सर्च किए, तो सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगा। ये मान लो क्लाइंट हो गया, ये सर्वर हो गया। तो जैसे यहाँ पे कुछ सर्च किए, ये रिक्वेस्ट पहुंचेगा सर्वर पे। सर्वर जो भी रिस्पॉन्स करेगा, ये HTML, CSS और JS के कोड को रिटर्न कर देता है, कुछ और नहीं, यही तीनों रिटर्न करता है। और इस कोड को समझता है हमारा ब्राउज़र और फिर इसको शो करता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इन सब को डायरेक्ट ब्राउजर्स पे देंगे, बट आगे चल के क्या समझेंगे कि ये कोड अगर हम बैकएंड करेंगे तो ये कोड हम सर्वर से भेजेंगे, डायरेक्ट नहीं लिखा करेंगे। तो वो सीखेंगे वहाँ पे बैकएंड में। फिलहाल हम लोग फ्रंट एंड में सीख रहे हैं, तो हम समझेंगे कि उधर से आएगा वो कोड कैसे यहाँ पे रीड होगा। ये हो गया हमारा सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। जेएस यहाँ पे भी यूज होगा, और जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होगा उसके बारे में बता रहे हैं कि बैकएंड्स होगा इसमें। ये अभी तुमको कम समझ में आएगा। यहाँ पे हम देखो क्या लिखे, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग रिफर्स टू स्क्रिप्ट दैट आर एग्जीक्यूटेड ऑन द वेब सर्वर रादर देन द वेब यूजर ब्राउजर्स। इसमें जो कोड एग्जीक्यूट होंगे वो सर्वर साइड में होंगे, जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट होगा वो सर्वर के लिए होगा, ब्राउजर्स के लिए नहीं होगा। When a user make a request such as visiting any web page, the server process the script, generate the HTMLs or other content, मतलब HTML, CSS और JS का content, and send to result back to the users browsers। जो भी कंटेंट होगा उसको रिटर्न बैक यूजर ब्राउजर्स को भेजेगा, और फिर यूजर ब्राउजर्स उसको समझ के रीड करके रिप्रेजेंट कर लेगा। और यही काम होता है हमारे यहाँ पे वेब डेवलपमेंट में, वेब एप्स के अंदर में। ठीक है, नो डिफरेंस होता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में। बता रहे हैं दोनों डिफरेंट होगा, बैकएंड फ्रंट एंड पूरी बात ही अलग है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम बार बार बता रखे हैं। फिर से आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि JS एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड रूल्स दैट अ कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट। या हम इसी को अदर लैंग्वेज में जब जावा पढ़ रहे होंगे या पाइथन पढ़ रहे होंगे तो बताए होंगे। यहाँ पे भी वही बता रहे हैं, जो कंप्यूटर समझता है, रीड करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, जो इंस्ट्रक्शंस है, इसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल देते हैं। इट इज यूज्ड टू क्रिएट सॉफ्टवेयर एप्स एंड अदर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। इसका यूज किसके लिए करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, एप्स या फिर हम लोग सॉफ्टवेयर या कोई और काम करने के लिए। कॉमन एग्जाम्पल जो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं यहाँ पे मेंशन किया है, पाइथन, जावा, C++, जावा स्क्रिप्ट, ये सब। ठीक है, बेसिक इंट्रो गया। अब जानते हैं एक्चुअल में हम लोग जावा स्क्रिप्ट के बारे में, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट ही पढ़ना है। थोड़ा सा आज तुम लोग के लिए थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट हो सकता है, बट जो भी बातें बताएंगे इसको ध्यान रखना, क्योंकि JS जब पढ़ेंगे तो वो आसान लगेगा। तो बेसिक समझ में आना चाहिए कि कब हुआ था, नहीं हुआ। जावा स्क्रिप्ट को डेवलप किया गया था 1995 में। 1995 में डेवलप किया गया था इसको, ब्रेंडन इच ने इसको डेवलप किया था। ठीक है, वो नेट एस्केप कम्युनिकेशन कोऑपरेट में काम कर रहा था। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कंपनी मान सकते हो कि ये नेट एस्केप ऑर्गेनाइजेशन था एक, जिसमें ये वर्किंग था एज ए प्रोग्रामर्स, और इसी ने डेवलप किया था। और जैसे हम लोग का गूगल क्रोम ब्राउजर है ना, मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर है ना, ऐसे ही एक ब्राउजर था उस टाइम में, नेट एस्केप नेविगेटर। ठीक है, इसी ऑर्गेनाइजेशन या इसी कंपनी के द्वारा प्रोवाइड हुआ था। जैसे गूगल्स के द्वारा गूगल क्रोम है, तो ठीक ऐसे इसके द्वारा नेट एस्केप नेविगेटर एक ब्राउजर प्रोवाइड हुआ था। उसके लिए डेवलप किया गया था 1995 में, और ये डेवलपमेंट 10 से 15 दिन के अंदर हो गया था। और जब इसको यूज किया गया ना, तो देखा गया कि बहुत अच्छा लग रहा है, और जब कोई भी चीज़ अच्छा लगता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाता है। तो जैसे ही 1996 आया तो देखा गया कि ये बहुत ज़्यादा ही पसंद में आ रहा है, बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। तो फिर इसको ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया कि ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मीनिंग होता है फ्री अवेलेबल्स है। बाकी ब्राउजर्स भी जो थे वो सपोर्ट करने लगे, और धीरे धीरे इसका फेमस बढ़ते गए और यूज करने लगे। ठीक है, आगे चल के हम बार बार ECMA बोलेंगे। ECMA जो इसको हैंडल करता है, जैसे बताएं कि जावा को कौन हैंडल करता है, तो ओरेकल अभी हैंडल कर रहा है, कोई ना कोई कंपनी हैंडल कर रहा होगा। तो ठीक ऐसे JS को कौन हैंडल करता है, तो यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम ECMA बोलेंगे।
इसी एमए ही क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट का कोई वर्जन रिलीज करेगा। तो जब हम ये बोलेंगे ECMA वर्जन 6 या ECMA वर्जन 5, तो तुमको समझ आना अच्छा वो कंपनी है जो वर्जन इसका रिलीज किया था, 6 वर्जन ये रिलीज किया, 8 वर्जन ये रिलीज किया, इस तरीके से। और अभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इसको हैंडल कर रहा है। जावास्क्रिप्ट ग्रो करते गया और ग्रो करते करते अभी इतना हो गया कि जितने भी ब्राउजर्स है रियल टाइम में वो सब ब्राउजर्स इसको सपोर्ट करता है। ठीक है, जब ये ग्रो होने लगा और सब ब्राउजर सपोर्ट करने लगा, स्टार्टिंग में सिर्फ फ्रंट एंड में यूज करते थे, फिर समझ आया एक काम करते हैं ना, ये ब्राउजर्स है इसमें कुछ तो होगा जो JS के कोड को समझ के रीड करता होगा, रन करता होगा। बोला हाँ, एक काम करते हैं उस पार्ट को निकालते हैं इसमें से। ठीक, उस पार्ट को निकाल के बाहर रख लेते हैं, उसी के थ्रू हम लोग काम करेंगे, फिर डायरेक्ट लिखेंगे JS का कोड। तो बिल्कुल जैसे JS के लिए पाइथन के लिए कंपाइलर्स इंटरप्रेटर इंस्टॉल करते हैं, सी के लिए कंपाइलर इंस्टॉल करते हैं, ऐसे ही समझना। इसके लिए जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट था वो ब्राउजर्स में ऑलरेडी होता है, हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। बट चाहते हो कि नहीं हम ब्राउजर्स का यूज नहीं करें, इसको यूज करें, डायरेक्ट JS को सीखे, क्योंकि ब्राउजर्स पे जा जाके हम नहीं काम करना चाहते। तो बोला एक काम कीजिए, एक Node.js नाम से हम सॉफ्टवेयर देंगे। ठीक, ये Node.js क्या, ये वही कोड है या वही सॉफ्टवेयर है जो ब्राउजर्स के अंदर में था, जिस ब्राउजर्स के थ्रू या जो सॉफ्टवेयर जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट करता था। ठीक है, और आसान भी हो गया था ये, इसलिए सबसे ज़्यादा यूज होने लगा। और अभी के समय में डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, मोबाइल ऐप में भी यूज होता है, बट थोड़ा सा कम होता है। वेब डेवलपमेंट में ही इसका मैक्सिमम यूज होता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट रन कहाँ कर सकते हैं, एक तो तरीका है कि वेब ब्राउजर्स पे कर ले, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, कोई भी वेब ब्राउजर चलेगा, सब सपोर्ट करता है। या दूसरा तरीका क्या है, आप Node.js को इंस्टॉल कर लीजिए। अच्छा, Node.js को इंस्टॉल करने से एक फायदा है कि हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, हम सर्वर साइड का प्रोग्राम बना सकते हैं। सर्वर साइड का अगर सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो Node.js को यूज करें, क्योंकि JS के कोड को समझने के लिए Node.js चाहिए। अभी हम लोग ब्राउजर्स पे काम करेंगे, ब्राउजर्स पे काम करने के बाद Node.js पे सीखेंगे, ताकि तुम लोग को हो सकता है कि मैं भी आगे चल के सोचोगे कि क्यों ना हम लोग मोनस्टैक सीख ले, क्योंकि जावा हार्ड लगने लगा। तो हम चाहेंगे कि तुम लोग को Node.js भी आ जाए, तो उस तरीके से कवर करेंगे, तो दोनों पे हम काम करेंगे। जावास्क्रिप्ट के फीचर्स क्या क्या है, थोड़ा थोड़ा हम फीचर्स डिस्कस करते हैं, शायद समझ नहीं आए, कुछ कुछ इसमें से समझ आ जाएगा। डायनामिक टाइपिंग, डायनामिक टाइपिंग का क्या मीनिंग है, जैसे अगर जावा पढ़ रहे हो जो जावा के बैकग्राउंड से है, उसको पता था कि वेरिएबल्स क्या होता है, और कोई वेरिएबल बनाने के लिए हमको डेटा टाइप बताना पड़ता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते थे स्टैटिक टाइपिंग, डायनामिक स्टैटिक बता रखे थे, या स्ट्रॉन्गली टाइप्ड लैंग्वेज, यहाँ पे टाइप बताना पड़ता है। C++ जावा क्या है, एक स्ट्रॉन्गली टाइप्ड लैंग्वेज है। ओके, पाइथन की बात करें तो पाइथन स्ट्रॉन्गली टाइप्ड लैंग्वेज नहीं है, वो डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। कोई पाइथन से अगर पढ़े होगे तो याद करना, पाइथन में वेरिएबल बनाने के लिए सिर्फ ए लिखना होता था, पीछे इंट नहीं लिखना होता था। ठीक है, ऐसे JS भी क्या है, एक डायनामिक टाइप्ड लैंग्वेज है। मतलब यहाँ पे भी जब हम वेरिएबल्स बनाएंगे तो हमको टाइप से मतलब नहीं होगा कि इंट लिखे कि क्या लिखे कि फ्लोट लिखे, मतलब नहीं, सीधा वेरिएबल्स बने। कैसे बनाएंगे देखेंगे, वही यहाँ पे देखो मेंशन किया, वेरिएबल डॉट नेट एक्सप्लिसिटली टाइप्स, मतलब हमको मेंशन